तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर 6 है, हिस्ट्री का पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पे, जिसका चैप्टर का टाइटल है भारत पर विदेशी आक्रमण। ये जो टॉपिक है आपके एनसीईआरटी और एचपीएससी और जो भी डिफरेंट बोर्ड्स हैं, अगर आपका लैंग्वेज सेम है तो ये आपके लिए रेलिवेंट होने वाला है। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। ओके गाइस, देखिए ये जो अगर आपके पास अभी बुक है तो अभी मेरी बात सुन भी सकते हैं और पेज नंबर ओपन करके देख बैठिए, जो कि ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर नहीं है तो आप बस ध्यान से सुनिए। गाइस, एक चीज़ और है, ये जो बुक है वो नई वाली है, तो पुरानी वाली बुक का नहीं है, नई वाली का बुक का पीडीएफ है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो गाइस, जैसा एज आई टेल यू कि जो टाइटल है वो भारत पर विदेशी आक्रमण, यानी हम डिफरेंट टाइप की जो अटैक्स हुए भारत पर, डिफरेंट टाइप के आक्रमण हुए वो कौन कौन से थे उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। प्राचीन काल से भारत भूमि पर अनेकों विदेशी आक्रमण होते रहे। विदेशी आक्रमणकारी यूनानी, शक, ह्यून, कुनान, पार्थिन आदि के रूप में आए। गाइस, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक मिनट। गाइस, ये जो आप देख रहे हैं यूनानी, ह्यून, कुनान, पार्थिन, ये सारे क्या अलग अलग डायनेस्टीज हैं जो डिफरेंट अलग अलग पीरियड में आए थे और इन्होंने इंडिया पे अटैक किया। आगे चलते हैं। लेकिन प्राचीन काल के आक्रमणकारी और पूर्व मध्यकाल आक्रमणकारियों में यह भेद था कि प्राचीन काल के आक्रमणकारी भारतीय समाज में समाहित कर लिए गए थे। अब दोनों में डिफरेंट है। जैसे दो टाइप के आक्रमणकारी थे, एक तो जो तो प्राचीन काल के थे और एक क्या थे, वो प्राचीन काल से पूर्व यानी मध्यकालीन के थे। तो दोनों में डिफरेंस ये था कि कुछ तो ऐसे थे जो कि इंडिया में बस गए और कुछ थे जो इंडिया में बसे नहीं, बस वो आए, वो अटैक करके इंडिया से बाहर चले गए। परंतु 7वीं सदी से 18वीं सदी के बीच आक्रमणों की प्रकृति भिन्न थी तथा ये आक्रमण भारत पर पहले हुए आक्रमणों से अधिक विनाशकारी सिद्ध हुए। यानी कि देखिए कि जो पहले अटैक हो रहे थे वो तो कम अटैक थे, लेकिन जो बाद में अटैक होने लगे, जो 18th सेंचुरी के समथिंग अटैक होने लगे, वो बहुत ज़्यादा क्या थे, विनाशकारी थे। उनसे इंडिया को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। पूर्व मध्यकाल एवं मध्यकाल में भी इन आक्रमणों का दौर लगातार जारी रहा। प्रस्तुत अध्याय में हम कुछ नामांकित विदेशी आक्रमण, अब जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया में बहुत सारे अटैक होते रहे, तो ये जो अटैक थे वो चलते रहते थे। कई थे जो पावर के लिए आते थे, कुछ पैसे के लिए आते थे, कुछ ट्रेड ये सब के लिए आते थे, और ये अटैक ऐसे ही फर्दर चलता रहा था 1947 तक, जब तक कि हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था। आगे बात करते थे कि गाइस, ये ना कुछ फेमस जो राजा थे जिन्होंने अटैक किया, उनके टाइम पीरियड दे रखा है। जैसे मोहम्मद बिन कासिम 18th सेंचुरी में, मोहम्मद गजनवी का आक्रमण 1170। देखिए मोहम्मद गजनवी इन्होंने तो बहुत बार अटैक किया था इसने। और जो सारनाथ का टेम्पल है गुजरात में, उसने बहुत सारा सोना भी चुराया था। इसका मेन जो प्राइम मोटिव यही रहता था कि इंडिया में जाना, अटैक करना, जो भी खजाना उसको लेके अपने पास आ जाना, ताकि जो इसका खुद का जो एम्पायर है उसको एक्सपेंशन कर पाए, उसको बढ़ा पाए। आगे मंगोलों का आक्रमण, तैमूर का आक्रमण, बाबर का आक्रमण, नादिर शाह के आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। अब गाइस देखिए बाबर का आक्रमण, बाबर का प्राइम मोटिव ये नहीं था कि इंडिया पे आक्रमण करना, उसे बस इंडिया से धन चाहिए था, क्योंकि वो भी चाहता था कि उसका एम्पायर को एक्सपेंड किया जाए। जो बाबर का जो वो आया नहीं था, उसे इनवाइट किया गया था। बाबर को दौलत खान नाम के एक इंसान थे, उन्होंने इनवाइट किया था इंडिया में, और फिर वो उसके बाद आए थे इंडिया में और उन्होंने अटैक किया था किसके, इब्राहिम लोदी के साथ उनकी फर्स्ट वॉर हुई थी, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ पहला पानीपत का पहला युद्ध भी कहा जाता है। उसमें आए थे और इंडिया पे इन्होंने अटैक किया था। अब गाइस आएंगे, फिर इसके बाद अहमद शाह अब्दाली के कारण भी, मतलब उनका भी आक्रमण अलग अलग टाइम पीरियड में, ये आप नोट कर सकते हैं, आपके एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जब किसी दूसरे व्यक्ति का हमारे देश में आता है तो हमारे लिए वो विदेशी होता है। ठीक उसी तरह का जब हम दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ के लिए हम विदेशी हो जाते हैं। विदेशी आक्रमण का अर्थ होता है जब कोई अन्य देश हमारे देश पर आक्रमण कर दे, या कोई अन्य देश कर दे, या फिर कोई दूसरे देश का जो सिटीजन अगर वो अटैक करता है तो भी हम उसको क्या कहेंगे, अगर राजा वाजा तो भी कहेंगे कि वो विदेशी आक्रमण ही है। इस तरह के आक्रमण के पीछे कई सारे उद्देश्य होते हैं, जैसे कि साम्राज्य का विस्तार, अति महत्वाकांक्षा, आर्थिक कारण। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि कुछ चाहते हैं कि अपने जो साम्राज्य उसको एम्पायर को एक्सपेंशन किया जाए, कुछ पैसे के लिए करते हैं, कुछ और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। कोई किसी फ्रेंड के कारण करता है, कोई दुश्मनी के कारण करता है। हम भारत के नागरिक हैं, इसलिए हमारा यह आवश्यक हो जाता है हमें कि हम उन सभी ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी कालक्रम के अनुसार हो। जो हमारे मतलब जो पीछे जो अटैक हुआ, हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उसका रीज़न क्या था, कब हुआ था, जिसकी वजह से हमारा देश को आर्थिक रूप से अति संपन्न हुआ करता था। जैसे कि पहले कहा जाता था कि इंडिया सोने की चिड़िया, लेकिन बाद में इतने सारे आक्रमणकारी जिन्होंने अटैक किया और इंडिया से जो भी वेल्थ था उसको ले गए।
जिसके कारण इंडिया की थोड़ी सी आज कंडीशन ख़राब है। आज विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। अगर ये घटनाएं ना होती तो शायद भारत की दशा कुछ और होती। अंग्रेजी शासन के अलावा बहुत से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से गाइस देखिए, ये बात तो सही कि अगर अटैक ना होते तो इंडिया की कंडीशन कुछ और होती, लेकिन सिर्फ इसका पीछे ये भी कारण नहीं है कि अटैक नहीं है, उसके पीछे और भी हमारी जितनी लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, उनके रिसोर्सेज है, तो उनमें भी हमारा बहुत सारा पैसा एक्सपेंडिचर खर्च होता है। डेफिनेटली अगर हमारे पास ये अटैक नहीं होते तो वो जो वेल्थ होता है हम उसका कुछ और अच्छे कामों में यूज़ कर पाते हैं। अगले पेज पे चलते हैं गाइस, पेज नंबर 72। हमारा भारत व भारत ने जो इसे होना चाहिए था। इस अध्याय में हम कुछ ऐसे कारणों की व्याख्या की जाएगी। इस अध्याय में हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से विदेशी आक्रमण ने हमारे महादेश भारत को आर्थिक रूप से कमज़ोर किया और इस कमज़ोरी के चलते हम अंग्रेज़ों के अधीन हो गए। प्राचीन भारत काल से सभ्य, विकसित और उन्नत देश रहा। जैसे जो अगर आप एंशियंट हिस्ट्री के टाइम से देखोगे तो जो भारत अब बहुत ज़्यादा प्रोस्परस, बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला देश रहा था। भारत की गिनती दुनिया में सबसे अमीर व संपन्न देशों में होती थी, जिसके कारण से सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। भारत अपने समृद्ध व सोने की प्रचुरता के कारण विश्व में, यानी जो इंडिया के पास जो गोल्ड रिजर्व है, जो सोने का वो है रिजर्व है, वो बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण वो फेमस था। जिस कारण विदेशी आक्रमण भारत को लूटने के भारत पर आक्रमण, अभी जो सोने के लिए फेमस था, इसी वजह से क्या होता था, जो भी अलग अलग आक्रमणकारी आते थे और इंडिया पर अटैक करते थे सोने के लिए। भारत के कई वीर एवं साहसी शासकों ने इन विदेशी आक्रमणों का सामना भी किया, पर 7वीं शताब्दी में गुप्त वंश के पतन के बाद भारत में राजनीतिक स्थिरता का लाभ इन आक्रमण। जैसे देखिए, जब वो अटैक करते थे तो जो हमारे किंग थे वो भी उनका मुकाबला करते थे। 7वीं सेंचुरी तक जो गुप्त डायनेस्टी थी उन्होंने बहुत ज़्यादा इसका वो विरोध किया, लेकिन जैसे ही गुप्त डायनेस्टी ख़त्म होती उसके बाद जब वो चीज़ और ज़्यादा तेज़ी हो जाती, क्योंकि कोई एक ऐसा लीडर नहीं बता था जो उनसे अच्छे से फाइट कर पाए, लड़ पाए। अब बात करते हैं भारत पर विदेशी आक्रमण। गाइस देखिए, हमारे प्यार भारत का मैप है और इसमें देखिए अलग अलग डायनेस्टी के बारे में बता रखा है कि कौन कौन से किस टाइम पीरियड पर अटैक हुआ। प्राचीन काल से ही भारत पर विदेशियों के आक्रमण का केंद्र रहा तथा भारत उत्तर पश्चिमी भाग इसका मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता था। उत्तर पश्चिमी का मतलब है कि यहाँ से जो भी आते थे, जो भी हमारे नेबर कंट्रीज थे, अफगानिस्तान, यहाँ से जो भी राजा वाजा आते थे और वो अटैक करते थे। मध्यकाल में भी इसका अपवाद नहीं था। पश्चिम से भारत में प्रवेश करने के 3 मुख्य मार्ग थे। प्रथम था समुद्र, दूसरा मार्ग था पश्चिम से पहुंचना, दूसरा था पश्चिम से खैबर। देखिए इसमें बता रहा है कि कौन कौन से अलग अलग, जैसे यहाँ पे समुद्र है, यहाँ पे बहुत सारे दर्रा होते थे। दर्रा क्या होता है, जो छोटा सा स्पेस होता है उसके बीच में से लोग पास हो जाते, तो दर्रा ये सब, और बहुत सारे। फिर उसके बाद लैंड है, उस पहले तो कोई डिफाइंड बॉर्डर भी नहीं था, जबकि अब के टाइम पे तो जो आर्मी सोल्जर खड़ी रहती, बट उस टाइम कुछ ऐसा होता नहीं था, तो वो इजीली आ जाते थे एक दूसरे से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इजीली वो पार हो जाते थे। और तीसरा था मकरान मरु प्रदेश का समती भाग। इन मार्गों से विदेशी भारत में दाखिल हो जाते थे, इनसे आते थे और फिर वो अपना काम, जो भी उनका मेन ऑब्जेक्टिव था, वो कंप्लीट करते थे। पेज नंबर 73। अरबों ने मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। यह साम्राज्य राजनीति एवं धर्म का विचित्र संयोग था, जिसकी स्थापना हजरत मोहम्मद ने की थी 632 ईस्वी में। हजरत मोहम्मद की मृत्यु के समय इस राज्य का क्षेत्र बड़ा सीमित था, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों ने केवल 8 वर्षों में सीरिया तक मिस्र पर कब्जा किया। यानी अब जो बात हो रही है कि जो हजरत मोहम्मद थे उन्होंने अपना जो एम्पायर स्टार्ट किया, लेकिन जैसे उनकी जो डेथ होने के बाद जो उनके जो आने वाले एक्सेशन रहते हैं, जो उनके वंशज रहते हैं, उन्होंने जो अपना एरिया था बहुत ज़्यादा फैला लिया। कालांतर में इस साम्राज्य ने विश्व के 2 बड़े महानतम साम्राज्यों के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ये साम्राज्य था यूरोप का रोमन साम्राज्य, मध्य एशिया का फारस। अब 2 अलग अलग उन्होंने जगह को क्या किया, अपने अंडर ले लिया। एक जो यूरोप का रोमन था वो, और एक जो सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया का फारस साम्राज्य था, उसको अपने अंडर ले लिया। इस विशाल अरब साम्राज्य की सीमाएं पूर्व मध्यकाल से भारत में लगने लगी थी। अरब ने खैबर व बोलन दर्रे से भारत में घुसने का प्रयास किया, लेकिन काबुल जाबुल प्रदेशों ने भारतीयों की सतर्कता एवं किकान के लोगों की शूरवीरता के कारण उनके अनेक वर्षों तक, अब जैसे वो कोशिश तो उन्होंने बहुत किया घुसने का, लेकिन कई बार हमारे लीडर ने उन्हें रोका, बट एक टाइम पे ऐसा था वो एंटर कर ही गए। अरबों के प्रारंभिक, अब बात करते हैं जो अरब थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम आक्रमण किया, उनका टाइम पीरियड क्या था, 1636 से लेकर 1712 तक उन्होंने फर्स्ट टाइम उनका अटैक देखा जाता है। आगे चलते हैं। अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण 636 ईस्वी में किया। ये आपको याद रखना है कि जो अरब ने, जिन्होंने फर्स्ट आक्रमण कब किया था, 1636 में किया था। आधुनिक मुंबई के निकट थाना नामक बंदरगाह पर जल मार्ग से किया, लेकिन वे असफल रहे। उन्होंने किया था, लेकिन वो उस टाइम जो भी इनका ऑब्जेक्टिव था वो कंप्लीट नहीं हुआ था। इसके बाद भड़ोच व देवल दर्रों पर आक्रमण किया, लेकिन वहाँ भी उन्हें हार ही मिली।
इसके बाद खलीफा उमर, जो कि टाइम पीरियड है 634 से लेकर 644 ईस्वी के बीच में किया। इन जल मार्ग की बजाय स्थल मार्ग से वो सिंध पर आक्रमण की योजना बना। अब गाइस देखिए सिंध क्या था, जो पंजाब प्रोविनेंस है, जो पंजाब राज्य है, पहले तो इंडिया आज़ाद होने के बाद पंजाब एक ही था। जैसे एक तो है जो पाकिस्तान के अंदर पंजाब है वो, और एक इंडिया पंजाब में है वो, तो दोनों एक ही था। तो पंजाब में एक रीजन था सिंध में उन्होंने अटैक करने की कोशिश की, जो ठीक है, पर वो भी सिर नहीं चढ़ी। 660 ईस्वी में अरबों ने खलीफा एवं अमर अबू समय के सिंध पर स्थल मार्ग से अपनी पहली बार हमला किया। इस मामले अरब सेना को भारी नुकसान। अब दोनों अटैक तो बहुत कोशिश की, एक बार हुआ नहीं, लेकिन एक बार ऐसा हो गया जब वो सिंध पर अटैक करने की कोशिश की तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। 661 से 680 के बीच खलीफा मुआवजा के समय पर सिंध पर 6 बार आक्रमण किए गए, लेकिन सभी असफल है। अब गाइस देखिए इतने वो डेस्परेट थे कि उन्होंने 6 बार ट्राई किया और उसमें भी वो असफल रहे, बट फिर भी वो हार नहीं माने थे, वो अटैक कर ही रहे थे इंडिया पे, उनकी इंडिया की वेल्थ के लिए। 695 ईस्वी में अल हिजाक इराक का गवर्नर था, वह सिंध को जीतना चाहता था। उसने 708 में ही सिंध को जीतने की योजना है, उसने प्लानिंग स्टार्ट कर दिया। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। अब ये देखिए ये होंगे गवर्नर अल हजान का खलीफा वालिद बार बार फरियाद करने पर अनमने ढंग से सिंध पर आक्रमण करने के लिए आज्ञा भी मिल गई। युद्ध का तत्कालीन कारण बना सिंध के पास अरब व्यापारियों के साथ लूटपाट की घटनाएं। लंका से कुछ व्यापारी जहाज अरब सागर लौटे थे, लेकिन समुद्र ने डाकुओं ने देबल कर लूट लिया। यानी समुद्र के जो डाकू थे उन्होंने क्या किया, उन्हें लूट लिया। लूटपाट करने वाले समुद्र डाकू थे, परंतु इराक के गवर्नर हजाक ने सिंध के राजा दाहिर से क्षतिपूर्वक माफ़ी मांगी। अब गाइस देखें जो लूट चुके थे उन्होंने क्या किया, इराक के गवर्नर को बोला कि भाई आपके लोगों ने हमारे लोगों को लूटा, तो आप हमें क्या करो, इसका हर्जाना दो। दाहिर ने क्षतिपूर्ति देने से मना कर दिया। अब जो राजा थे उन्होंने मना कर दिया, परंतु हजाक ने ताकत के नशे में राजा दाहिर को कमज़ोर जानकर आक्रमण किया, लेकिन वे हार गए। अब उन्हें लगा कि ठीक है इन्होंने मुझे दिया नहीं तो मैं इन पर अटैक करता हूँ, और अटैक करने की वजह से क्या होगा, उन्हें लगा कि बहुत ईजी से मैं जीत जाऊँगा, और वो जीते नहीं बल्कि हार जाते। गाइस पेज नंबर 74। अब गाइस देखिए ये जो सिंध प्रोविनेंस है जो कि आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये सिंध प्रदेश है पहले का, तो यहाँ पे उन्होंने अटैक किया था। हजाक ने सबसे पहले सेना नायक उबैदुल्लाह और फिर दुर्बल जाहिर को राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजा। पहले इनको भेजा गया। राजा दाई ने सेनापति उदैबुल्लाह व बुड़ैल को हराकर मौत की घाट उतार दिया। जब हज्जाद ने अपने भतीजे दामाद मोहम्मद बिन कासिम को 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा, तो मोहम्मद देबल ने आक्रमण कर दिया और उन्हें जीत लिया। अब गाइस देखिए वो अटैक तो करने जाता है लेकिन वो जीतता नहीं, और उल्टा क्या होता है, हारता है, और एक टाइम पे वो जीतता है। यहाँ रहने वाले सभी वयस्क की हत्या कर दी गई, यहाँ के मंदिर को तोड़ दिया गया। उसके बाद उससे आगे बढ़ते हुए सिंध नदी को पार किया। सिंध के अरोड़ में दोनों सेनाओं के बीच 20 जून 712 ईस्वी को भयंकर युद्ध हुआ। दाहिर वीरतापूर्वक लड़ा गया और मारा गया। हम देखिए गाइस दाहिर लड़ रहा था और लड़ते लड़ते क्या हो गया, युद्ध के टाइम पे उसे मार दिया गया। सिंध के अरोड़ में दोनों सेनाओं के बीच, अच्छा ये लाइन तो हमने पढ़ ली। उसके पत्नी ने किले के भीतर ही 15,000 सैनिकों के साथ अरबों पर आक्रमण कर दिया, लेकिन सीमित साधनों के कारण वह अधिक प्रतिरोध न करती कि अपनी पवित्रता की रक्षा करने के लिए उसने जौहर किया। अब गाइस देखिए उसने अटैक तो किया, लेकिन वो इतने सारे सोल्जर थे वो बचा नहीं पाए खुद को और उन्हें जौहर कर दिया। देखिए गाइस जौहर क्या होता है, जौहर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, कई रानी होती हैं, रानी और उनके जो सोल्जर होते हैं, दासियाँ होती हैं, उन्होंने खुद को क्या होगा, पवित्रता को बचाने के लिए क्या होगा, आग के अंदर सबने क्या कर दिया, बलि दे दी, आग कुंड, और इसमें क्या होगा, सबने खुद को, यानी एक तरह कह सकते हैं सुसाइड कर लिया उन्होंने खुद को बचाने के लिए। अगर आपने पद्मावत मूवी देखा होगा तो उसमें भी दिखाने की कोशिश की कि जो रानी पद्मावत है उन्होंने लास्ट टाइम भी जौहर ही कर लिया था खुद को बचाने के लिए। ठीक है गाइस आगे चलते हैं। दाहिर पुत्र जोशिया ने संघर्ष जारी रखा। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की दोनों पुत्रों को सूर्य देवी व परमल देवी को बंदी बना लिया। अब देखिए उनकी जो पुत्रियाँ थी वो दोनों लड़ रही थी, उनकी माँ उन्होंने जौहर कर लिया था, लेकिन उन दोनों को उसने पकड़ लिया। उनको कासिम ने उपहार स्वरूप खलीफा के पास भेज दिया। वहाँ पहुँचने पर दोनों कूटनीति का प्रयोग करके कासिम को मृत्युदंड दिलवा दिया। उन्होंने क्या किया, इनको मृत्युदंड दिलवा दिया। यस पेज नंबर 75। दाहिर का पुत्र अरबों का लगातार प्रतिरोध करता रहा। उसके बाद कश्मीर के शासक ललितादित्य ने उनके प्रसार को रोके रखा। 725 ईस्वी में उन्होंने भारत पर पुनः आक्रमण किया और 725 में तो दोबारा किया। आक्रमण किया गया, लेकिन गुर्जर प्रतिहार शासकों ने उन्हें परास्त कर दिया। उस समय भारत में इस्लाम प्रवेश हो गया था, लेकिन सिंध पर अरबों के अधिकार के बाद लगभग 3 शताब्दी तक मुस्लिम शासक भारत में सिंध के आगे बढ़ने का साथ। अब देखिएगा एक बार जब वो हार गए तो बहुत टाइम उन्होंने कोशिश किया कि नहीं किया गया, लेकिन 3 शताब्दी तक
3 शताब्दी का 3 सेंचुरीज का मतलब हो गया कि लगभग 300 साल के समथिंग उन्होंने वो इस चीज़ को कहा कि चलो ठीक है हम नहीं करेंगे। 300 शताब्दी, सॉरी गाइस, 300 शताब्दी डेकेड होते हैं, यानी 30 ईयर्स के समथिंग उन्होंने सोचा कि अब हम अटैक नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, देखिए कुछ फैक्ट्स हैं कि अरबों का सिंध पर विजय प्राप्त करने के लिए 636 से 712 यानी 75 वर्ष लग गए। 75 वर्ष उन्होंने कोशिश किया सिंध पर आक्रमण करने के लिए, तब जाके सफल हुए। महमूद गजनवी के आक्रमण 11वीं शताब्दी में एक बार पुनः भारत पर विदेशी आक्रमण का खतरा उस समय बढ़ गया जब गजनी ने तुर्कों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। यानी तुर्क के अंदर गजनी आ चुके थे। गजनी क्या थे, एक डायनेस्टी थी, राजा थे, उनका नाम था गजनी। तुर्क मध्य एशिया के एक बर्बर जाति थी जिसने इस्लाम धर्म अपना लिया था। गजनी में एक तुर्क सरदार अल्पिगियन ने 962 में अपना राज्य स्थापित किया गया। इस राज्य के शासक भारत के लिए खतरा बन गए थे। गजनवी राज्य के सीमांत भारतीय क्षेत्र पर समय हिंदू शासित शासकों की सत्ता थी। उनकी राजधानी वाहन थी। राज्यों की सीमाएं चिनाब व हिंदकुश पर। अब गाइस देखिए वहाँ पे वो जो गजनी है ना, वो गजनी राजा बन चुका है तुर्क में। अब वो क्या करेगा, उसके महमूद गजनवी के बहुत सारे अटैक्स होते हैं, अभी हम आगे फर्दर चैप्टर में ये पढ़ेंगे। 986 में विशाल सेना सहित जजपाल ने गजनी पर आक्रमण किया। लगमान के निकट दोनों सेनाओं ने भयंकर युद्ध किया, लेकिन जब युद्ध चलता रहा तो अचानक तूफान आ गया। तूफान ने जयपाल की सेना को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया। विवश होकर जयपाल को तुर्कों को संधि करनी पड़ी। दोनों ने क्या किया, एग्रीमेंट कर लिया। जयपाल ने संधि को बड़ा विचलित रहा। कुछ समय बाद जयपाल सूचना मिली कि सुविक्तिगन भारत पर आक्रमण करने वाला है। जयपाल विदेशी आक्रमण का सामना करने के लिए कालिंजर, कन्नौज व अजमेर के शासकों की सहायता मानी। अब गाइस देखिए उसकी बहुत सारी सेना का लॉस हुआ था, तो वो सोचा कि अब दूसरा राजा अटैक करने वाला है, तो उसने क्या हुआ, आसपास के जो एरिया थे जैसे कालिंजर, कन्नौज, अजमेर, उनसे बोला हेल्प के लिए। इन सभी ने क्या किया, अपनी सेनाएं भेजी। लागवान नामक स्थान पर पुनः युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध में जयपाल की नेतृत्व करने वाली सेनाओं को सफलता नहीं मिली। यानी जयपाल इस युद्ध में क्या हो चुके हैं, हार चुके हैं। सुव्यक्तिगन की मृत्यु के बाद, ठीक है, सुव्यक्तिगन की मृत्यु के बाद 1997 में उसका पुत्र महमूद गजनवी शासक बना। महमूद एक कट्टर मुसलमान था। गाइस जो कट्टर मुसलमान का यहाँ पे मीनिंग ये देने की कोशिश किया, जो एक अपने रिलीजन को बहुत डेस्परेटली फॉलो करता है। उसने इस्लाम का प्रसार व भारत की धन संपदा को लूटने के लिए भारत पर लगभग 17 टाइम, देखिएगा 17 बार उसने अटैक किया भारत। वह भारत में इस्लाम का प्रसार करके मुस्लिम जगत में प्रसिद्ध प्राप्ति करना चाहता था। इस उद्देश्य से उसने 1000 सबसे पहले 1000 से लेकर 1027 पर 17 गाइज आपको याद रखना कि जो महमूद गजनवी का जो पहला अटैक था वो 1000 ईस्वी में उसने किया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और लगभग कितनी बार किया, 17 बार उसने अटैक किया। ये भी 1001 ईस्वी में उसने हिंदू शाही शासक जयपाल पर आक्रमण किया। पेशेवर के निकट हुए युद्ध में राजपाल वीरतापूर्वक लड़ा लेकिन पराजित हुआ। जयपाल की युद्ध की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आनंदपाल शासक बना। यानी अब जयपाल को उसने मार दिया, अब उसका पुत्र है जो आनंदपाल शासक बना है। तो ये गाइज महमूद गजनवी का स्टार्टिंग हो चुका है टाइम पीरियड। गाइज आज के लिए हम सिर्फ एक ही पार्ट तक वीडियो करेंगे जिसमें मैंने आपको 5 पेज कवर करके दिया है, ठीक है। आगे के 2 पार्ट्स और आएंगे जिसमें मैं 5 करके कवर करूँगा, क्योंकि एक साथ सारे पेज पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, आपके लिए मुश्किल होगा। तो आगे के 2 पार्ट और वीडियो आएंगे। गाइज आपने वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू। और गाइज जो नेक्स्ट पार्ट है उसका वीडियो आने वाला, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और गाइज अगर कुछ आपके मन में डाउट्स हो क्योरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।